हेलो 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 ऑल, स्वागत है आप सभी का सरल एकेडमी में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नए चैप्टर जिसका नाम है चैप्टर 6, हेलो एल्केन और हेलो एरीन। ये चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आधार है 12th में, और इसी चैप्टर से बाकी के चैप्टर लिंक है। अब वो लिंक कैसे है, जैसे जैसे आप आगे इस चैप्टर को पढ़ोगे आपको सारी चीजें क्लियर होते जाएंगी, ठीक है। परंतु उससे पहले जरा मुझे बता दीजिएगा, वॉइस में किसी प्रकार का कोई ग्लिच तो नहीं है, मेरी आवाज आप तक सही से पहुंच पा रही है। नॉर्मली अभी थोड़ी इसके पहले वाली लाइव स्ट्रीम में थोड़ा सा वॉइस का इशू था, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर सब कुछ ठीक है। जैसे मैं आगे स्टार्ट करूं, नहीं तो पहले उन सारी चीजों को क्लियर करें, अपन फिक्स करें। और चलिए, मेरे हिसाब से तो सब कुछ ठीक है, फिर भी आप एक बार यदि कमेंट करके बता दे तो वेल एंड गुड है। हम फटाक से इसे आगे बढ़ लें। मैडम यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज जरा कमेंट करके बता दीजिएगा मुझे, या कोई भी स्टूडेंट देख रहा होगा तो वो कमेंट करके बता देगा कि ठीक है सर, आप तो स्टार्ट करिए, है ना। तो जैसे मैं स्टार्ट करूं, आप सभी ने देख लिया होगा, आपको हेडिंग लगा लेना है हेलो एल्केन और हेलो एरीन चैप्टर 6। ये हमने लगा दिया साइड पे आज हेडिंग, हेलो एल्केन और हेलो एरीन। मैंने इस बार लिख के रख दिया, लिखने का झंझट ही खत्म। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सामान्य परिचय से, बिल्कुल बेस से स्टार्ट करूंगा मैं, इस हिसाब से कि यदि कोई बच्चा पहली बार भी देख रहा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर तो उसे समझ आ जाए, है ना। तो ध्यान से यदि आप देखोगे, दो शब्द है यहां पर, हेलो और एल्केन। तो चैप्टर नंबर 8 और 9 आप पढ़ के आए हो 11 से। आई होप आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हैं, और नहीं है तो कोई बात नहीं, अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सामान्य परिचय में सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज हेलो। यहां पर एक शब्द है जो शुरू में ही लगा हुआ है, इस हेलो का मतलब क्या है, इस हेलो का मतलब क्या है ना। तो इस हेलो का मतलब जो है वो है हेलोजन। इस हेलो का मतलब क्या है बेटा, इस हेलो का मतलब है हेलोजन, और इन हेलोजनों को दर्शाया जाता है एक्स से। कैसे दर्शाते हैं, एक्स से। अब आप ये बोलेंगे सर ठीक है, हेलोजन एक्स क्या है ये, तो और डिटेल में दी जाना हो, और यदि डिटेल पे यदि जाना हो तो आपको आवर्त सारणी पता है, आवर्त सारणी मतलब पता ही होगी, अब इतना बड़ा विषय लिया तो आवर्त सारणी तो पता ही होगी। आवर्त सारणी में जो आपका वर्ग होता है उसमें 17 नंबर का जो वर्ग है उसमें जो तत्व होते हैं उन्हें बोला जाता है हेलोजन। और उसके अंतर्गत देखने को आपको मिलेंगे बेटा, सबसे पहला जो तत्व आता है वो आता है फ्लोरीन। सबसे पहला तत्व आता है फ्लोरीन, फिर आता है क्लोरीन, फिर आता है ब्रोमीन, फिर आता है आयोडीन, और भी नीचे ये जाते रहेंगे, ठीक बात। तो इन तत्वों को शॉर्ट फॉर्म में हेलो बोला जाता है, बड़े रूप में आप हेलोजन बोल सकते हैं। तो ये क्या है, तत्व है। अब इनमें से यदि इनकी बात करें, ये दोनों की, सॉरी इन दोनों की, तो ये गैसीय अवस्था में होते हैं, ये द्रव्य अवस्था में होता है, और ये ठोस अवस्था में होता है, ठीक है। सभी की अवस्थाएं भी मैंने तुम्हें बता दी, क्यों बताई, आगे काम आएगी ये, अभी ये आगे आपको काम आएगी। फ्लोरीन और क्लोरीन नॉर्मली गैसीय रूप में होते हैं, ब्रोमीन द्रव्य अवस्था होती है इसकी, लाल कलर का होता है, और ठोस जो है वो आयोडीन होता है, ठीक बात। तो यहां पर आपने समझा कि व्हाट इज हेलो। अब दूसरा शब्द समझते हैं, विच इज एल्केन, व्हाट इज एल्केन, है ना। तो अब आप अगली हेडिंग लगा लीजिएगा, एल्केन। अच्छा, ये आपको मैं बेसिक समझा रहा हूं, अभी लिखना नहीं है, अभी सिर्फ समझना है। तो जो बच्चे लाइव है जरा फटाफट से कमेंट करके बता दो कि सर ठीक है, सही है, सब कुछ ठीक है, क्योंकि आधार है ये जो चैप्टर है ये आधार है, बेस है आगे की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। यदि ये क्लियर हो गया, यदि ये चैप्टर क्लियर हो गया तो आई अश्योर्ड कि, मतलब मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि आपको बाकी सारी चीजें अपने आप समझ में आने लगेगी। और आज के इंट्रोडक्शन में हम थोड़ा सा टाइम लेंगे, आज के इंट्रोडक्शन में हम थोड़ा सा टाइम लेंगे। तो तत्व तो आपको पता है, अब हम बात करते हैं एल्केन की, ठीक है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है
वो है एल्केन। कि एल्केन क्या होते हैं। चलो एल्केन पे बात करी जाती है। अब हम बात करते हैं एल्केन पे। हेडिंग लगा लो एल्केन, इसको ऊपर पहुंचा दो यहां से ऐसे। चलिए, अब एल्केन को आप एक और नाम से जानते हो, वो है हाइड्रोकार्बन। किस नाम से जानते हो बेटा। हाइड्रोकार्बन। और कौन से हाइड्रोकार्बन, तो आप इन्हें बोल सकते हो संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कौन से हाइड्रोकार्बन बेटा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को ही हम एल्केन बोलते हैं। अब संतृप्त को भी यदि आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप सभी को पता है हाइड्रोकार्बन वर्ड की हिंदी मीनिंग होती है कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए यौगिक को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। परंतु परंतु एक और वर्ड यहां पर सर ने ऐड कर दिया, वो है संतृप्त। कैसे, संतृप्त। ध्यान रहे अभी संतृप्त की ही बात होगी, आगे असंतृप्त भी होंगे या फिर अति असंतृप्त भी हो जाएंगे। ठीक बात। तो यहां पर कार्बन, इसका परमाणु क्रमांक आप सभी को पता है कि इसका परमाणु क्रमांक वो होता है 6। एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है कितना, 6 ही होता है ना, 8 तो नहीं होता। 1s2 2s2 2p2 है ना। इसी के आधार पर आप सभी को पता है, जो मैंने अभी आपके सामने बोला, वो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p2 है ना। ये क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही 11th में बहुत पढ़ा है आपने। मैं बिल्कुल बेस बनाते हुए चल रहा हूं, तुम बोलो तो स्पीड से भी चल रहा हूं, तो स्पीड से भी हम चल सकते हैं ना। परंतु मैं ये चाहता हूं कि जो बच्चा पहली बार भी इस लेक्चर को देख रहा है उसे ये चैप्टर बिल्कुल छप जाना चाहिए शुरू से, है ना। शुरू से सारी चीजें छप जानी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को आईयूपीएसी नामकरण भी नहीं बनता, बहुत सारे बच्चों को एल्केन भी नहीं पता, तो हमें वैसा बेस बनाना पड़ेगा ना। और ये कैसे आएगा, जब आप इंटरेस्ट दोगे, जैसे जब आप इंटरेस्ट दोगे। तो ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसके आधार पर यदि आप संरचना देखोगे तो ये परमाणु का नाभिक है, ये पहली कक्षा जिसे आप बोलते हो 1, इसके एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर आप जाते हो दूसरी कक्षा पे, यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर आप चले जाते हो तीसरी कक्षा में, ये लो यहां पर तीसरी कक्षा पे भी आप चल गए, यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। और ये जो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहां पर हमने लिखा है, ये तलस्थ अवस्था वाला है बेटा, है ना। कैसा है, तलस्थ अवस्था वाला। अब तलस्थ अवस्था में कोई भी यौगिक नहीं बनता। कौन सी अवस्था में बनता है, उत्तेजन अवस्था में। ये क्या होती है सर, कि जब कोई भी परमाणु कहीं से ऊर्जा प्राप्त करता है। ऊर्जा बहुत सारे माध्यम होते हैं, विकिरण, सूर्य का प्रकाश, गर्मी, काफी सारे माध्यम होते हैं। तो इनसे जैसे ही ऊष्मा प्राप्त करते हैं तो इनके इलेक्ट्रॉन जो है वो अगले या बड़े उपकोष में प्रवेश कर जाते हैं। तो आप ऐसे लिखेंगे इसे 1s2। देखो अभी यहां पर ध्यान से यदि आप देखोगे तो ये जो s उपकोष के इलेक्ट्रॉन जो आपको अंदर दिख रहे हैं ना, ये एक्चुअली हीरो है। ये क्या है, हीरो। ये बाहर होते हैं। नॉर्मली ये कहां होते हैं बेटा, आपको अभी p बाहर दिख रहा होगा, परंतु नहीं, s उपकोष दिशाहीन होते हैं, ये कहीं पर भी होते हैं। परंतु मैं ये मानता हूं कि ये परमाणु में हीरो है। मतलब यदि कोई भी आक्रमण करे हीरोइन पर तो ये बोलेगा कि तुम्हें मेरी लाश से होकर जाना पड़ेगा। इस टाइप का इनका व्यवहार होता है कि कोई भी ऊर्जा देने का मतलब क्या होता है, आक्रमण करना। तो जब भी आक्रमण होता है तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर कहां आ जाता है, p उपकोष में। तो ये हो गया 1s2, फिर होगा 2s1 और आगे हो जाएगा 2p3। ये इलेक्ट्रॉन निकल के p कक्षक में आ गया, ये इलेक्ट्रॉन निकल के p कक्षक में आ गया। पहली की स्थिति यदि आपको नहीं पता है, आप पहली बार देख रहे हो, तो s उपकोष में 1 डब्बे बनते हैं और p उपकोष में 3 डब्बे बनते हैं बेटा। ठीक है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन और यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन। ये तलस्थ अवस्था की बात थी। ये थोड़ी डिटेल और डीप डाउन बात हो रही है, अभी कुछ बच्चों को बोर मारेगी, परंतु बेटा ध्यान से समझना ही है। अब जब आप उत्तेजन अवस्था में गए ना, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां आ गया, यहां आ गया। तो यहां से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा और यहां आ जाएगा। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s1 और 1 इलेक्ट्रॉन यहां, 1 इलेक्ट्रॉन यहां, 1 इलेक्ट्रॉन यहां।
ये S उपकोष है, ये P उपकोष है, इसे हम X बोलते हैं, इसे Y बोलते हैं, इसे Z बोलते हैं। ये सारी चीजें आपको उपसहसंयोजन रसायन में एक और बार समझा दी जाएंगी। ठीक है, X Y Z क्या है, तो ये स्थिति है। ये क्या है, एक उपकोष की स्थिति कि इलेक्ट्रॉन कहां पाए जा सकते हैं। ठीक बात। सामान्य भाषा में हम कमरे बोलते हैं, इसमें तो इन्हें कमरे ही बोलता हूं। तो इसे जरा मैं ऊपर कर दूं, ये उत्तेजन अवस्था का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहां पर लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखोगे, आपको पता होगा कि एक उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। बेटा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और अष्टक नियम के अनुसार में यदि किसी भी तत्व को उत्कृष्ट गैसों जैसा व्यवहार करना है, अर्थात उसे साधु महात्मा बनना आवर्त सारणी का, तो बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और ये 8 इलेक्ट्रॉन के चक्कर में ही बहुत सारे यौगिक और रासायनिक अभिक्रियाएं होते रहती हैं, बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती है। तो बाहरी कक्षा में कितने चाहिए, बाहरी कक्षा में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहां पर यदि आप ध्यान से देखोगे, ये है बाहरी कक्षा, ये जो है ये है बाहरी कक्षा। ये हमने गलती से एक कक्षा एक्स्ट्रा बना दी है, ये वाली जो है, ये वाली दूसरी कक्षा, ये हो गई पहली कक्षा, ये हो गई दूसरी कक्षा। यहाँ 2s पे भी 2 है और 2p पे भी 2 है। एक तरह से आकृति है, मैं बाद में बड़े में समझाऊंगा, अभी सिर्फ नॉर्मल समझो कि 2s से एक इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, 2p में। और हर एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जैसे 1s में कितने हैं, 2 है, ये वैसे भी अंदर होता है और अभिक्रिया नहीं करेगा। परंतु जो बाहर है, जैसे कि ये वाला S उपकोष और ये वाले P उपकोष के 3 कक्षक, इन्हें तो एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इन्हें एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब क्या होगा, अब क्या होगा बेटा, ये आवर्त सारणी में किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढेंगे जो एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और दे नहीं सकता तो कम से कम साझेदारी तो कर ही सकता है कि भाई साहब जब मुझे जरूरत होगी मैं तेरे इलेक्ट्रॉन को दिखा दूंगा कि ये मेरे हैं, और जब मेरे को जरूरत होगी, जब तेरे को जरूरत होगी तो तेरे इलेक्ट्रॉन दिखा देना। तो यहां पर अगला एक तत्व निकल के आता है हाइड्रोजन, जिसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये कार्बन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन थे, बाहरी कक्षा देखो 1 2 3 4, दूसरी कक्षा ना, दूसरी कक्षा बाहरी कक्षा है। ये 2 जो है वो बाहरी कक्षा को दिखाते हैं, n का मान 2 है। ये दिखा रहे हैं बाहरी कक्षा को, ये किसे दिखा रहे हैं, बाहरी कक्षा को। पहली कक्षा में तो 2 ही है, पहली कक्षा में कितने बेटा, ये 2 है। अब तो मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया था, हमने क्या बताया सर ने, अष्टक नियम बताया। अष्टक नियम के अनुसार किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कार्बन में कितने हैं, कार्बन में सिर्फ है 4। तो ये क्या करेगा, आवर्त सारणी में किसी ऐसे तत्व को ढूंढेगा जो इसे इलेक्ट्रॉन दे दे या साझेदारी कर ले। तो सबसे पहले ये जाता है हाइड्रोजन के पास में, हाइड्रोजन बोलता है ठीक है भैया कोई बात नहीं, ओके आप इलेक्ट्रॉन ले लीजिए हमारे, और अपन दोनों साथ में रहेंगे, है ना। ये देखो कुछ इस प्रकार से, ये अपने 11th में भी पढ़ा होगा। तो यहां पर बन गया CH4, यहां पर क्या बन गया बेटा, CH4। और CH4 को आप जानते हो मीथेन के नाम से, किसके नाम से जानते हो, मीथेन। और मीथेन संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन श्रृंखला का, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, एल्केन श्रृंखला का सबसे पहला सदस्य है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का पहला सदस्य है कौन, मीथेन, है ना। संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोले तो शुद्ध भाषा में इसे एल्केन बोला जाता है। क्या बोलते हैं बेटा हम, एल्केन इसे कहा जाता है। तो यहां तक मैंने आपको हेलोजन समझा दिया, मैंने आपको एल्केन समझा दी कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए संतृप्त हाइड्रोकार्बन या संतृप्त यौगिक। नॉर्मली संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, जैसे कि यहां पर अभी आपने देखा था, ये कार्बन है, ये इनके 4 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा के, इनसे कौन जुड़ा हुआ है बेटा, हाइड्रोजन। कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन यहां पर जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है ना। तो ये जो आबंद आपको देख रहे हैं, ये आबंद यदि सिंगल सिंगल है तो वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाता है। क्या हो जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसे आप अभी नाम दिया था आपने एल्केन। ठीक बात। अभी हमारा मेन यौगिक नहीं बना है, अभी जो हमें चाहिए वो नहीं बना है। अब हम उसे बनाते हैं जो इसका नाम है, जो इस चैप्टर का नाम है। अब क्या होगा बेटा, ये मीथेन बनने के बाद में, ये मीथेन बनने के बाद में, ये मीथेन का एक अणु ना अभी भी संतुष्ट नहीं है, इसे अभी भी इसके जीवन में सुकून की तलाश में है, परंतु सुकून नहीं मिल रहा है। क्या हो गया,
सुकून नहीं मिलेगा। पूछो सर कैसे? तो मान लो इसकी अभिक्रिया आप किसी क्लोरीन के साथ करवा दो। क्लोरीन, चलो गलत वर्ड ले लिया हमने, हम ले लेते हैं हैलोजन। हम किससे ले लेते हैं बेटा? हम ले लेते हैं X2 लेते हैं नॉर्मली। क्या लेते हैं? X2 ले लेते हैं, हैलोजन ले लेते हैं। आज आपकी क्लास 5 बजे से थी, हो सकता है कल भी 5 बजे से हो। बायोलॉजी की क्लास का अपडेट आपको मैडम दे देगी, होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो यदि आप इसकी अभिक्रिया हैलोजन से करवा दो, इससे करवाओ बच्चा, हैलोजन से करवाओ, तो पता है हैलोजन जो है तो दो मुक्त मूलक बना सकता है, तो समअपघटनीय विभाजन होगा या विषम अपघटनीय विभाजन होगा। यहां पर आप यूवी लाइट दे दो, क्या दे दो? सूर्य का प्रकाश, अल्ट्रावायलेट किरणें। तो ये एक्स जो है वो इस कार्बन पर आक्रमण करेगा, इस कार्बन पर आक्रमण करेगा। अच्छा तुम्हें एक और चीज समझा दूं, एक और चीज समझा दूं कि यहां पर देखो हाइड्रोजन जब जुड़ा था, हाइड्रोजन जब जुड़ा था, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हाइड्रोजन जब जुड़ा था वो अपने एक इलेक्ट्रॉन लेके आया था, तो वो एक एक इलेक्ट्रॉन कहां रहेंगे बेटा? यहां पर। अब यहां पर कितने कितने उपकोषों ने भाग लिया आबंधन में? कितने उपकोषों ने भाग लिया आबंधन में? तो आप यहां पर लिखेंगे सर टोटल जो है वो 2 उपकोष ने भाग लिया, एक S और P। उस पर कौन कौन से कक्षक या कौन कौन से कक्षक जो है वो बिजी हुए? तो S उपकोष का एक कक्षक था सर, इसलिए हमने S लिख दिया। P कक्षक के सर 3 थे, इसलिए हमने 3 लिख दिया। तो यहां पर जो आपको संकरण देखने को मिला वो देखने को मिला सर sp3 संकरण। क्या देखने को मिला? sp3 संकरण हमें देखने को मिला। अब हैलोजन की अभिक्रिया आप मीथेन के एक अणु के साथ में करवा रहे हो, मीथेन के एक अणु के साथ में करवा रहे हो, तो मैं ये मानता हूं एक आयन बनेगा X प्लस और एक बनेगा X माइनस। मैंने उल्टा बोल दिया, एक बन रहा है X माइनस, एक बन रहा है X प्लस, या आप कहो तो मुक्त मूलक भी बोल सकते हो। अब आक्रमण होगा, अब पता है आक्रमण क्या होगा? ये जो है माइनस वाला, ये इस हाइड्रोजन को बोलेगा भैया आप यहां क्यों हो, आप हमारे साथ चलो। तो ये बना लेंगे HCl, और अब इसके पास ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वो हाइड्रोजन ले लेगा और बना लेगा। मैंने HCl गलती से लिख दिया बच्चा, मुझे X से HX लिखना चाहिए था। क्या लिखना चाहिए था? मुझे यहां पर लिखना चाहिए था HX। ओके, HX बन गया। बचा क्या? आपने यहां से आबंध तोड़ दिया और इतनी चीजें आपने अलग कर दी, इतनी चीजें आपने अलग कर दी। अब क्या बचा बच्चा? तो यहां पर बचा हुआ है सर CH3। क्या बचा हुआ है? CH3, और इसका एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है इसके पास में, हाइड्रोजन देके गया ना, तो इस पर यहां पर माइनस चार्ज मान लो, थोड़ी देर के लिए कुछ भी हो सकता है ना। अब बचा हुआ X प्लस जो है वो यहां पर जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3X। जरूरी नहीं है कि प्लस और माइनस आवेश आए, मैं आपको बता चुका हूं कि सर आज हम क्लास नहीं लगा पाएंगे, कोई बात नहीं बेटा, वो आपका कॉल है। तो यहां पर X डॉट और 2X डॉट बन गया, मुक्त मूलक बन गया। क्या बन गया? मुक्त मूलक बन गया। यहां पर भी जब अभिक्रिया करोगे तो यहां पर भी मुक्त मूलक बन सकते हैं। दोनों तरह के विभाजन होते हैं, समअपघटनीय भी और विषम अपघटनीय भी। बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया है, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, आप जा सकते हो, परंतु ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों को समझ में नहीं आती, फिर भी तुमने सब्सक्राइब किया होगा ना, यदि कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, पूछ सकते हो। तो यहां पर ये बना CH3X। क्या बना बेटा? CH3X। मूल संरचना आपकी काय की थी? ये मूल संरचना आपने इसे बोला था संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन को सर ने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि है एल्केन। क्या है? एल्केन। ये क्या है? ये है हैलोजन। हैलोजन को हमने क्या बोला था? हेलो। अब यहां पर देखो एल्केन है, मूल संरचना एल्केन थे, उससे प्रतिस्थापित हो गया H, इसके द्वारा हो गया, हैलोजन के द्वारा हो गया, तो ये बन गया HX, जिसे हम बोलेंगे हाइड्रोजन हैलाइड। क्या बोलेंगे बेटा? हाइड्रोजन हैलाइड। और यहां पर जो बना, यहां हम इसे बोल सकते हैं प्रतिस्थापी समूह को पहले लिखा जाता है, चूंकि IUPAC नामकरण की बात होगी तो यहां पर आप लिखोगे हेलो। मूल संरचना आपकी थी एल्केन, तो ये बन गया एल्केन। दोनों को साथ में संयुक्त रूप से आप पढ़ते हो हेलो एल्केन। क्या बोलते हैं हम इसे? हेलो एल्केन। अब बात करते हैं परिभाषा की, अब हम बात करते हैं परिभाषा की, ठीक है। अब हम परिभाषी लिख दिया मैंने, अब हम बात करते हैं परिभाषा की, ठीक है। चलो बढ़िया है,
परिभाषा पे जब बात होगी तो परिभाषा आप कुछ इस प्रकार से लिखोगे कि जब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, अब एक नया शब्द मैंने आपके सामने फेंक के मार दिया, दैट इज एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। तो खुली संरचना वाले हाइड्रोकार्बन या फिर आप बोल सकते हो खुली संरचना वाले एल्केन। वैसे भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को एल्केन ही बोला जाता है ना। खुली संरचना में जो अणु होते हैं हाइड्रोकार्बन के उन्हें हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जैसे कि मीथेन हो गया, एथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, ये सारी खुली संरचना वाले हैं। जैसे ये है ना, ये खुली संरचना है। कार्बन ने कैसे बंद होना है? खुली। एक बंद संरचना भी बनेगी, बस थोड़ी देर में आ रहा हूं मैं इस पे, थोड़ी देर पे, बस कुछ ही क्षण पे। तो जब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक, एक मिनट बच्चा, ये चार्ज है कि नहीं? ऑन बैटरी पे रख लेता हूं, नहीं तो पता है अभी कुछ दिन पहले ही चार्जर बदला है। एक या एक से अधिक हाइड्रोजन, ये परिभाषा है जो आपको लिखनी है। हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हैलोजन परमाणु द्वारा किया जाता है। किया जाता है। चलो मुझे कुछ मिटाना होगा बच्चा, तो हम क्या करते हैं, हम इसे मिटा देते, हम इसे मिटा देते, ठीक है। ये मिटा दो, इसे यहाँ से सेलेक्ट करके अपन ऊपर भेज देते हैं, ठीक है। किया जाता है तो प्राप्त उत्पाद हैलो एल्केन या एल्केल हैलाइड होता है, ठीक है। एल्केल हैलाइड होता है। अब बात करते हैं अपन, अब जरा मैं ये मिटा दूं, ये जो कचरा यहाँ पर है इसे मिटा देना चाहिए मुझे, ठीक है। आपको अच्छे से परिभाषा देनी पड़ेगी ना बच्चा, तो आप क्या करोगे, इतना उठाओगे, फिर यहाँ पर ले जाओगे और फिर से हम इसे मिटा देते हैं, ठीक है। ये हमने मिटा दिया। बिल्कुल सही से नोट्स बनाना, बड़े इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। अब जो चीज हमने परिभाषा में लिखी, इसे इसे हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी लिख देते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे CH4 प्लस X2, यहां माइनस कर देंगे आप, सॉरी यहां प्लस कर देंगे आप X, यहां माइनस कर देंगे आप H, बाहर जो होगा वो होगा CH3X प्लस HX। तो यहां पर आप डिटेल पे लिख सकते हो, कुछ जगह पर ये होगा R-H, आगे आप गए यहां प्लस में लगा देंगे आप X, माइनस में लगा देंगे H, यहां बन जाएगा RX, यहां बन जाएगा RX, बाहर हो जाएगा आपका यहां पर यदि आप X2 लोगे तो X2 होगा, जो भी माध्यम आप लोगे वो आगे का उत्पाद बन जाएगा, ठीक है। जैसे यदि X2 ले लो तो X2 हो जाएगा। तो ये दो तरह से आप लिख सकते हो। तो ये थी परिभाषा एलिफेटिक, ठीक है। अब बात करते हैं हम बात करते हैं, उदाहरण आपने देख लिया। अब आपको कुछ चीजें मैं बता दूं, वैसे मैंने आप 11th वाले के जो लेक्चर लिया वहां पर भी बता दिया था कि
हम कैसे पढ़ते हैं, जब एक कार्बन होता है तो मैथ शब्द लगाया जाता है पूर्व लग्न में, जब दो कार्बन होते हैं तो एथ लगाया जाता है, ये जरूरी है। जब तीन कार्बन होते हैं तो प्रोप लगाया जाता है, चार कार्बन हो तो ब्यूट लगाया जाता है, पांच है तो पेंट, छह है तो हेक्स। ठीक है, अब आगे एन लगेगा, है ना, आगे एन अनुलग्न लगेगा, एन लगेगा या फिर आइन लगेगा, ये निर्भर करता है कि उस संरचना में डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। तो सारे आबंध यदि सिंगल है, सारे आबंध यदि सिंगल है तो एन लग जाता है, बीच में कहीं द्वि आबंध है तो इन लगता है, और कहीं ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगता है। ये वाली बात आप सभी को पता होगी, आई होप सो, आपने बहुत अच्छे से स्टडी करी है। अब बात करते हैं हम हेलो एरीन की। अब हमारा जो अगला टास्क है वो है हेलो एरीन। हेलो एरीन अब हमारा अगला टारगेट है। अब हेलो एरीन क्या है सर? चलो, हेलो एरीन आपके सामने हेडिंग लगी हुई है। अब हम इसका सामान्य परिचय समझते हैं ना, हेलो एरीन का सामान्य परिचय समझते हैं कि हेलो एरीन क्या है। बढ़िया प्यार से सामान्य परिचय या फिर परिभाषा लिख लो, है ना, सामान्य परिचय या फिर परिभाषा भी आप लिख सकते हो। हम बात कर रहे हैं, अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है हेलो एरीन का। बढ़िया, ये लो यहां पर आओ, ऐसे करके हम लिख देते हैं हेलो एरीन, हेलो एरीन। अब एरीन शब्द जो है वो बंध संरचना वाले अति असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए, अति असंतृप्त, है ना, अति असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए, बंध संरचना वाले अति असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ओहो मैं इतनी जल्दी जल्दी क्यों कर रहा हूं यार, अति असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए लिया जाता है ये नाम, कौन सा? हेलो एरीन। अब आपने इसे कैसे जाना है? अब आपको पता होगा कि हेलो एरीन को, ये दो नाम तो मैंने आपको बता दिए, इसका एक और नाम है दैट इज बेंजीन रिंग। क्या नाम है बेटा? बेंजीन। और बेंजीन क्या होता है? वही अति असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं। कितने? 6 कार्बन। इसका सूत्र होता है C6H6। क्या सूत्र होता है? C6H6 इसका सूत्र होता है। 6 बजे से मैंने क्लास स्टार्ट करी थी, 26 मिनट हो चुके हैं और मैं सिर्फ आपको अभी हैलोजन और एल्केन ही समझा रहा हूं। इतनी डीप में शायद नहीं पढ़ा होगा अभी तक आपने। कुछ चीजें ऊपर से जाएगी, कुछ चीजें समझ में आएगी। 2-3 बार देखना, जिसका बेस क्लियर होगा उसे फटाफट समझ में आएगा मेरी बातें, जिसका नहीं होगा वो 2-3 बार देखना बच्चा, है ना। 11th में फिर जब भी लाइव बैच स्टार्ट होगी तो आपको वो भी देखना होगा। 11th के भी स्टार्ट नहीं किए बट कर सकते हैं, प्लान है हमारा, मुझे नहीं पता कब होगी, तो देखते रहना, कभी भी नोटिफिकेशन डल जाएगी। तो यहां पर आप ध्यान से देखेंगे, हम हेलो एरीन की सबसे पहले संरचना बनाने वाले। मैं पहले संरचना से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। तो अभी आपको एक चीज तो पता चल गई होगी कि कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात उसकी संयोजकता कितनी होती है? 4 की। तो नाउ बिल्कुल बोर्ड से ध्यान नहीं हटना चाहिए आपका। ये 4 कार्बन की संरचना बना दी हमने और बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन भी बना दिए। ठीक है, इसका एक डुप्लीकेट करो, यहां पर रखो, फिर से एक और डुप्लीकेट रखो, इसको यहां पर रखो। थोड़ा मैं बड़ा बड़ा कर दे रहा हूं ना, थोड़ा पास पास कर देते हैं यार, बहुत ज्यादा दूर दूर हो गया। ये यहां पर कर दो, इन्हें कुछ इस प्रकार से कर देते हैं। ठीक है, फिर से एक और कॉपी बना दो, इसे भी यहां पर रख देते हैं, इसे यहां रख दो, एंड द थर्ड। ठीक है, एक चीज तो आपको पता होगी, कार्बन कितने आबंध बनाते हैं बच्चा? कार्बन बनाते हैं 4 आबंध। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये, ओहो गलती ना हो जाए, अब ध्यान से देखना, एलोडोट यहां पर एक इससे आबंध बनेगा, एक आबंध इससे बनेगा, एक इससे बनेगा, एक इससे, एक यहां पर और एक
यहां पर। अभी ध्यान से देखोगे कार्बन ने एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ में शेयरिंग कर ली, अभी कार्बन ने एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ में शेयरिंग कर ली। अब यहां पर आपके पास में हाइड्रोजन कितने, आपके पास में देखो 6 कार्बन है, यहां पर 6 कर दो, C6H6, तो 6 हाइड्रोजन भी आप लगा दीजिए। क्या करिए बच्चा, 6 हाइड्रोजन भी आप लगा दीजिए। देखिए मैं बहुत ही ज्यादा बैक से पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये जो भाग है केमिस्ट्री का, ये कठिन इसलिए ही पड़ता है क्योंकि क्योंकि हमने पूर्ण रूप से शुरू से पढ़ाई नहीं करी थी इस बात की। इस टॉपिक की पढ़ाई जो है वो नॉर्मली हम स्किप कर देते हैं। अब ध्यान से देखोगे यहां पर कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो बिजी हो गए, अभी अंदर वाले एक एक बचे हुए हैं। तो अब ये क्या करेंगे बेटा, ये पाई आबंध बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पाई आबंध बनाएंगे। ये कुछ इस प्रकार से पाई आबंध बना लेंगे। तो आपने इसी का बड़ा ही छोटा रूप जो है वो कुछ इस प्रकार से देखा होगा, है ना, ऐसे देखा होगा। तो यही वाली संरचना जो है वो कहलाती है बेंजीन की। यही वाली संरचना जो कहलाती है, क्या कहलाती है, बेंजीन की। और आप लोगों को बता दूं, यदि कार्बन कार्बन के बीच में द्वि आबंध होता है तो वहां पर sp2 संकरण होता है बच्चा। कार्बन कार्बन के बीच में यदि द्वि आबंध है तो ऐसी संरचना में क्या, द्वि आबंध होता है। और आप लोगों को पता है एक प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण घूमते रहता है आपके आसपास में कि ये बताइए बेंजीन रिंग में कितने सिग्मा आबंध है और कितने पाई आबंध है। ये आपको प्रश्न आया होगा 11वीं में, जब भी आप रहे होंगे तो ये प्रश्न के सामने आप कई बार आपका झुकाव हुआ होगा, तो आप बहुत आसानी से देख के बता सकते हो कि सर एक ये वाला पाई है, चलो मैं व्हाइट कलर ले रहा हूं, सॉरी एक ये वाला सिग्मा है, व्हाइट कलर नहीं आया क्या, एक ये वाला सिग्मा है, एक ये सिग्मा है, एक ये सिग्मा है, एक 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 ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। चलो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हो गए कौन से, सिग्मा। और आपको वो बताना होगा पाई कितने हैं सर, तो एक पाई ये है, एक पाई है, एक पाई है, टोटल 3, 12 सिग्मा और 3 पाई। ऐसे करके आप लिख के आते थे, ठीक है। इतना याद तो आ गया होगा बच्चा, अब आपने रटा होगा तो मेरे को नहीं मालूम, परंतु ये है उसके पीछे की ट्रिक जो आपको याद करनी थी। अब जरा अपन मिटा दे, अपन अपनी मेन कहानी पे जाए। तो आपको एक बात तो पता चल गई कि बेंजीन रिंग जो है वो अति असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंतर्गत आता है, और बेंजीन रिंग को ही हम एरीन के नाम से जानते हैं, ठीक है। एरीन पर उपस्थित जो कार्बन होता है उस पर क्या होता है, sp2 संकरण होता है। अब जब बंध संरचना वाले हाइड्रोकार्बन से, यानी कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से, यानी कि बेंजीन रिंग से जब एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हेलोजन तत्वों द्वारा करवा दिया जाता है या हेलोजन परमाणु द्वारा करवा दिया जाता है, तो ऐसी संरचना को हम कहते हैं हेलोएरीन। क्या कहते हैं, हेलोएरीन। हेलोएरीन के लिए खास बात आपकी बुक में यही लिखी गई है, हेलोएरीन के लिए खास बात आपकी बुक में यही लिखी गई है कि हेलोएरीन में हेलोजन परमाणु sp2 संकरित कार्बन से सीधे जुड़ा होता है, जबकि आपके एलो एल्केन में यह कहा गया है कि खुली संरचना वाले यानी कि एलोफेटिक हाइड्रोकार्बन से हमारा हेलोजन जो है वो जुड़ता है। और ये भी बोला गया है कि उस कार्बन पर sp3 संकरण होता है। कौन सा संकरण होता है, sp3 संकरण होता है। किसी ने कुछ लिखा क्या, सर हम प्रैक्टिस कर लेते। ओके बेटा आप प्रैक्टिस कर लो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इंस्टाग्राम पे किसी नए बच्चे ने फॉलो किया है, बढ़िया है, मस्त है। अब कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि हेलोएरीन की परिभाषा क्या होगी। तो आप चाहो तो हेलोएरीन की परिभाषा लिख सकते हो, हेलोएरीन की परिभाषा भी आप लिख लो। क्या है बच्चा, आप लोगों को सारी चीजें लिखनी है, तो यहां पर लिखोगे जब एरोमेटिक वलय, ब्रैकेट के अंदर लिख के क्लियर भी कर दो कि आप बात कर रहे हो बेंजीन की, बेंजीन के एक या एक से अधिक, मैंने अमकी बिंदी लगा दी से पे, गलत है वो, एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु
का प्रतिस्थापन हैलोजन परमाणु या तत्व लिख लीजिएगा आप, परमाणु द्वारा किया जाता है, हैलोजन परमाणु द्वारा किया जाता है, तो प्राप्त उत्पाद है ना, तो लिख लीजिएगा आप, तो प्राप्त उत्पाद या यौगिक भी लिख सकते हो, हेलो एरीन कहलाता है। क्या कहलाता है? हेलो एरीन कहलाता है। हेलो एरीन, इसके आगे भी लिख सकते हो, हेलो एरीन में हैलोजन परमाणु sp2 संकरित कार्बन से सीधे जुड़ा होता है। क्या लिखोगे? हेलो एरीन में हैलोजन परमाणु sp2 संकरित कार्बन से सीधे जुड़ा होता है। तो यहां पर आप कुछ इस प्रकार की संरचना बना सकते हो, यहां पर आप कुछ इस प्रकार की संरचना बना सकते हो और डैश पे लगा के लिख सकते हो, यहां प्लस x माइनस एच, यहां आपका जुड़ जाएगा ऊपर के साइड पे कौन? पैरा स्थिति पर हैलोजन, एंड दैट इज हेलो एरीन, दैट इज हेलो एरीन। डन। सही बात है, सभी को समझ में आया कि क्या होता है हेलो एरीन। इस प्रकार से आपको परिभाषा लिखनी है और एक छोटा सा एग्जाम्पल करके यहां पर आप ऐसे लिख सकते हो। सिमिलरली आपको ये एग्जाम्पल जो है वो इसके पहले भी लिखना था। कहां पर लिखना था बच्चा? यहां पर लिखना था एग्जाम्पल, ठीक है। यहां पर भी आप ये एग्जाम्पल ही बता रहे हो। एक बात, अब बात करते हैं प्रकृति में कुछ हैलोजनीकृत यौगिक पाए जाते हैं जिससे आपको परीक्षा में ऑब्जेक्टिव आएंगे और इनका उपचार में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। अलग अलग बीमारियों में हैलोजन यौगिकों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन है, कल से मैं बात करूंगा वर्गीकरण पे, और वर्गीकरण पे आ ही जाना। जो भी अपडेट हो आपको टेलीग्राम पे दिख जाएगी, ठीक है। जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोगों को बता दूं मैं बार बार, एक पैक है जिसका नाम है बचत पैक, इसकी प्राइस है 759। एक है हमारा प्रीमियम पैक जो है वो है 1499, और एक और है जिस पे आप मंथली बात कर सकते हो। जिसे समझ में नहीं आ रहा है तो मंथली प्लान भी है 199 का। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से एक पैकेज चूज कर सकते हैं। मंथली वाले में 1 महीने जैसे ही होंगे आपको ग्रुप से हटा दिया जाएगा और सारे वीडियोस जो है वो अनलिस्टेड कर दिए जाएंगे, ठीक है। नोट्स भी उतने ही मिलेंगे जितने चैप्टर्स पढ़ाए जा चुके हैं। अब बहुत सारे बच्चे देखते हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं देखते हैं। अभी जो लाइव स्ट्रीम चल रही है सबसे पहले हमारे पेड वाले बच्चों को दिखाई जा रही है, बाकी फिर जब भी ये लाइव होगी आप लोग देख पाएंगे। तो एक्सक्लूसिव देखने के लिए एक्सक्लूसिव पैसे भी देने पड़ते हैं, ठीक है। क्या है, हम 2 साल से यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं और अभी तक वी डोंट हैव अ फाइनेंशियल प्रॉफिट फ्रॉम यूट्यूब, तो हमने सोचा कि पेड बैच स्टार्ट कर दी जाए। तो काफी सारे बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। आप लोगों को समझ में आएगा, नहीं आएगा तो आप हमसे बात कर सकते हो। हमने जूम कॉल वाला भी सेशन रखा है, जल्दी ही जूम कॉल वाला सेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जूम कॉल पे आप बात भी कर सकते हो जो कोई प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है। डन, आगे बढ़े। ओहो, हमें यहां पर ये लिखना था। अब हमें क्या लिखना था? हमें लिखना था प्रकृति में पाए जाने वाले हैलोजन यौगिक और उनके उपयोग। आपकी जो अगली हेडिंग है वो लिखोगे आप, प्रकृति में पाए, या आप ऐसी, चलो ये हेडिंग मत लगाओ, ये वाली हेडिंग मत लगाओ बेटा, है ना। मैं आपको एक नई हेडिंग बता रहा हूं। यहां पर आप एक तरफ लिखोगे हैलोजन यौगिक कुछ प्रकृति में भी पाए जाते हैं, कुछ मानव निर्मित भी है, इसीलिए मैंने वो वाला शब्द हटा दिया, मुझे नहीं लगा वो शब्द करेक्ट। तो एक तरफ आप लिखोगे हैलोजन यौगिक और दूसरे तरफ आप लिख लोगे उपयोग। दूसरे तरफ आप क्या लिखोगे बेटा? दूसरे तरफ आप लिखोगे
उपयोग। चलो पहले पहले अपन लिखते हैं सबसे पहला नाम जो मैं लिखूंगा वो लिखूंगा, अच्छा ये बुक में भी लिखा है, ये पहले पेज में ही लिखे हुए हैं, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बच्चे जो हैं वो यदि भूल जाएं तो सर का लेक्चर देख के उन्हें याद आ जाए। सबसे पहला जो यौगिक है उसका नाम है क्लोरेमफेनिकॉल। बड़ा ही विचित्र नाम है, मैं जब ऑफलाइन भी पढ़ाता हूं तब भी इसको सही से बोल नहीं पाता, पता नहीं क्यों। क्लोरेमफेनिकॉल, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ में होता है बेटा? तो इसका उपयोग जो है वो एंटीबायोटिक के रूप में होता है टाइफाइड के इलाज में। कहाँ में होता है? टाइफाइड के इलाज में। अब दूसरा क्लोरोनीकृत यौगिक की बात कर लेते हैं। दूसरा क्लोरोनीकृत यौगिक जो है वो है हमारे शरीर में पाए जाने वाला आयोडीन युक्त हार्मोन। क्या नाम है उसका? थायरॉक्सिन। क्या नाम है? थायरॉक्सिन। चलो इसे भी लिख देते हैं, थायरॉक्सिन। ये किस में मदद करता है? ये मदद करता है घेंगा रोग से लड़ने के लिए। वो गला देखा होगा आपने, कुछ लोगों को गला बढ़ जाता है, तो ये यूज होता है घेंगा रोग के उपचार में या उसे होने से रोकता है। अगला है क्लोरोक्विन। अगला जो नाम है वो नाम है क्लोरोक्विन। यदि कोई बच्चा पीएनएसटी वाला देख रहा होगा तो लिख लेना, ये क्लोरोक्विन का उपयोग होता है मलेरिया के लिए। एक साला मच्छर, ये वही मच्छर है जो तुम्हें मलेरिया देके जाएगा। फिर अगला है हेलोथेन। हेलोथेन को आप आगे बताऊंगा क्या नाम है इसका, है ना। हेलोथेन। हेलोथेन को हेलोफॉर्म भी आप बोल सकते हो। हेलोथेन। हेलोथेन को शल्य चिकित्सा में यूज किया जाता है। शल्य चिकित्सा मतलब ऑपरेशन। बंद हो गया वैसे अब, परंतु बुक में दिया हुआ है तो मुझे लिखना पड़ेगा। शल्य चिकित्सा में बेहोश करने के लिए पेशेंट को, उसके बाद में ऑपरेशन करेगा। तुम्हारे जिंदा में तो नहीं करेंगे देखते खुले में चीर फाड़। तो सबसे पहले क्लोरोफॉर्म सिखाया जाता है, वही पिक्चरों में मूवीज में। क्लोरोफॉर्म लिख देता हूं यहाँ पे ना, क्लोरोफॉर्म को ही हेलोथेन बोलते हैं। और बचे हैं अभी अभी और एक दो नाम और है। फ्लोरोनीकृत यौगिक। फ्लोरोनीकृत यौगिक, इसका भी नाम लिख लो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। फ्लोरोनीकृत यौगिक। ये टेबल जो भी ऑनलाइन वाला बच्चा देख रहा है बेटा, कॉपी में बना के मुझे फोटो खींच के भेजोगे, ठीक है। फ्लोरोनीकृत यौगिक। फ्लोरोनीकृत यौगिक, इसका उपयोग कहाँ होता है? जब खून की कमी होती है तो ये रक्त प्रतिस्थापी के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में प्रयोग किया जाता है? रक्त प्रतिस्थापी के रूप में। चलिए डन। यहां आके अच्छा और कुछ है क्या? और कुछ? बस यहां तक इतना ही है। और भी बहुत सारे उद्योगों में इनका उपयोग किया जाता है, जैसे यहां पर कुछ कार्बनिक यौगिकों के विलायक और संश्लेषण में भी उपयोग किया जाता है, परंतु वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हमारा टॉपिक नहीं है। ये सारी चीजें जो है वो आज के लेक्चर 1 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। बेस इंट्रोडक्शन, हमने हैलोजन के बारे में बात करी, हमने एल्केन के बारे में बात करी, हमने संकरण के बारे में बात करी, हमने परिभाषा के बारे में बात करी, हमने उदाहरण देखे, हमने उपयोग देखे, ठीक है। तो ये बेस था। यदि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी तो बहुत अच्छे है, नहीं आई होंगी तो कल फिर से आना, और कल सर फिर से आपको कुछ चीजें जो छूट गई होंगी या फिर आसान तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। इसी उम्मीद में आज की इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। काफी सारी शादी होगी जहां आपको जाना होगा,
है ना। और नहीं जाना होगा तो कोई बात नहीं, बायोलॉजी की क्लास का अपडेट आपको आपके ग्रुप में दे दिया जाएगा, ठीक है, कि बायोलॉजी की क्लास होगी कि नहीं होगी, मैडम की तबीयत ठीक है कि नहीं है, मैडम की तबीयत में थोड़ी सी दिक्कत चल रही है, नासाज चल रही है, तो आपको बता दिया जाएगा बेटा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा अपना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सरल एकेडमी के साथ जुड़े रहने के लिए। चैप्टर 6 का ये पहला लेक्चर था। इसी के साथ एफएम में जैसे बात करते हैं वैसे आपसे विदा लेते हुए राधे राधे। हेलो बेटा, हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जल्दी जल्दी आ जाओ फटाफट।